नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने YouTube चैनल लर्निंग जिला पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। हमारी बॉडी में जो सेल होती है उसमें सबसे छोटी, सबसे बड़ी किसमें विभाजन पाया जाता है, कौन सी कोशिका विभाजन रहित होती है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो हिस्ट्री में डुट्रोचेट नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने 1824 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत के बारे में अपना मत दिया था, परंतु इनका मत जो है वो मान्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसको विस्तार से इसका वर्णन नहीं कर पाया था, इन्होंने किया था और इन्हें समझा भी नहीं पाए थे, जिसके कारण इनको सेल थ्योरी का श्रेय नहीं जाता है। परंतु इन्होंने अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर इन्होंने स्लाइडर और टीशॉन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। एम स्लाइडर ने 1838 ईस्वी में, जो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, और टीशॉन 1839 ईस्वी में, जो एक जंतु वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया और कोशिका सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 तथ्यों को दिया। इनकी पार्टलेट और अधिक थे, परंतु जो मुख्य थे वो 3 थे। पहला, सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी जो जीव होते हैं उनमें या तो एक कोशिका पाई जाएगी या तो एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएंगी। जैसे कि हमारे आसपास जो है वो हम जीवों का उदाहरण देख सकते हैं। अमीबा पैरामीशियम के बारे में तो अभी तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा इन लोगों का नाम। तो जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो एक कोशिका में कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें जो होता है उन जीवों का शरीर, अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं, उनका जो पूरा जीवन चक्र है वो एक कोशिका में संपन्न हो जाता है। और कुछ जो जीव होते हैं उनमें वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, जो हमारी बॉडी है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके कारण इन्होंने बताया, पहला इनका जो था, सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर दूसरी पॉइंट में इन्होंने कहा, कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। जीवन संबंधी सभी रासायनिक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। जैसा कि हमने कोशिका की परिभाषा में भी बोला था, जो कोशिका होती है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है और ये अनुवांशिक इकाई भी है। फिर इन्होंने तीसरा बताया, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। जो एक कोशिका का निर्माण होता है वो पुरानी जीवित कोशिका से होता है। जो उसकी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है वो लिविंग प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उन्हीं से कोशिका का निर्माण होता है। इसमें कई क्रियाएं चलती हैं, जैसे मियोसिस, माइटोसिस। तो इसके बारे में हमको 11th में पढ़ना है। तो पूर्ववर्ती मतलब जो पहले से ही उपस्थित हो, ऐसी कोशिकाओं से ही दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार कुल 3 पॉइंट इसमें मुख्य रूप से थे। फिर एक बार देख लेते हैं। सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। जीवन संबंधी सभी रासायनिक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। फिर सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। विर्चाउ नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ओमनीस सेलुला इस सेलुला का सिद्धांत 1858 ईस्वी में दिया था। किसका सिद्धांत? ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। विर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने ओमनीस सेलुला ई सेलुला को सिद्धांत 1858 ईस्वी में दिया, जिसका अर्थ होता है कि सभी कोशिका का जो निर्माण होता है वो उसके लिविंग प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। कोशिका सिद्धांत सभी कोशिकाओं पर लागू होता है, परंतु एक एक्सेप्शन है, वो है वायरस। एक्सेप्शन क्या है? वायरस। जो वायरस होता है ये आइसोलेटेड अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये हमेशा परजीवी के रूप में पाया जाता है। और जो वायरस की आंतरिक संरचना होती है वो अन्य सेल की तुलना में काफी ज्यादा डिफरेंट होती है।
जिसके कारण ये सेल थ्योरी का पालन नहीं करती है। तो एक्सेप्शन हुआ वायरस, जो सेल थ्योरी का पालन नहीं करती। इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, इसको हम कभी भी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये इतने ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ये है हमारा कोशिका सिद्धांत। अभी तक हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जो कोशिका में उपस्थित कोशिकांग है उनके महत्व के बारे में। तो कोशिका का महत्व या कोशिकांगों का महत्व। कोशिका का महत्व। जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। निम्न स्तर पर जो हमारे शरीर का समस्त कार्य होता है वो एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होता है। इसीलिए कोशिका को चलता फिरता कारखाना कहते हैं। जिस प्रकार कारखाने में अनेक कर्मचारी होते हैं वो अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। जिस कर्मचारी का जो कार्य होता है वो अपने कार्यों को अपने ढंग से संपन्न करता है, उसी प्रकार से कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं, उनके विभिन्न पार्ट्स होते हैं जो अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे जो कारखाना या फैक्ट्री होती है उसके चारों ओर वाल्स पाए जाते हैं जो फैक्ट्री की सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार से कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाया जाता है। जो सेल वॉल होता है वो कोशिका की रक्षा करता है। फिर जो फैक्ट्री होती है उसमें कुछ विद्युत वगैरह लगे होते हैं जो उसको पावर देते हैं। उसी प्रकार से जो कोशिका होती है उससे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है जो कोशिका को विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ये जो पावर हाउस होता है इसमें जो पावर होता है वो एटीपी के रूप में इसका क्या कार्य करता है, एटीपी के रूप में और एडीपी के रूप में संचित रहता है। इसके बारे में हम माइटोकॉन्ड्रिया में ही पढ़ेंगे। फिर राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की मशीन कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए कोई साड़ी की फैक्ट्री है तो साड़ी बनाने के लिए वहाँ पे मशीनें लगी हुई होती हैं। उसी प्रकार से जो हमारा कोशिका होता है उसमें प्रोटीन के निर्माण के लिए राइबोसोम में उत्तरदायी होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की मशीन कहा जाता है। फिर आता है डीएनए जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, मतलब सूचनाओं को पहुंचाता है। उसी प्रकार से जो डीएनए होता है वो इंजीनियर की तरह कार्य करता है। इंजीनियर विभिन्न प्रकार के मॉडल को बनाता है और जो आरएनए का भी जो डीएनए होता है वो आरएनए का भी निर्माण करता है। जैसे इंजीनियर जो होता है विभिन्न प्रकार के मॉडल को बनाता है, उसी प्रकार से डीएनए आरएनए का निर्माण करता है। और इंजीनियर जो होता है विभिन्न मॉडल को बनाकर उसको अपने निम्न जो नीचे के सहायक कर्मचारी होंगे उनको देता है, और डीएनए जो होता है सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर आता है आरएनए सुपरवाइजर या ठेकेदार, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ठेकेदार, इसकी भांति कार्य करता है आरएनए। तो आरएनए को कोशिका का सुपरवाइजर कहा जाता है। फिर आता है कंट्रोल रूम। कोई भी फैक्ट्री होती है उसका एक कंट्रोल रूम होता है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो कंट्रोल रूम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो केंद्रक होता है वो संपूर्ण कोशिका पे अपना नियंत्रण रखता है। जिस प्रकार कंट्रोल रूम जो होता है फैक्ट्री का वो पूरी फैक्ट्री पे नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार से जो कोशिका का केंद्रक या न्यूक्लियस होता है वो संपूर्ण कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इसीलिए कोशिका के केंद्रक को कंट्रोल रूम कहते हैं। फिर से देखते हैं, जो कोशिका या सेल होती है उसे चलता फिरता कारखाना कहते हैं। उसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल को कोशिका की रक्षा करता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम, इसे कोशिका के प्रोटीन निर्माण की मशीन कहते हैं। डीएनए जो कोशिका का इंजीनियर माना जाता है। आरएनए इसे सुपरवाइजर या ठेकेदार कहते हैं, और केंद्रक इसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। इसमें एक छूट क्या है, लाइसोसोम, जिसका अर्थ होता है पाचक काय। जो लाइसोसोम होता है इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे विकर कहते हैं हिंदी में।
तो लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो कभी कभी जो लाइसोम की कोशिका होती है वो फट जाती है और खुद की कोशिका को नष्ट कर लेती है, जिसके कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। जो लाइसोसोम का अर्थ होता है वो हिंदी में इसका अर्थ होता है पाचक काय। पाचक काय, इसके नाम से ही पता चल रहा है पचाना। ये जो होती है जो मृत कोशिकाएं होती हैं या जो बीमार कोशिकाएं होती हैं उनको स्वयं द्वारा नष्ट कर देती है, जिससे हमारी सुरक्षा होती है। परंतु कभी कभी ये फट के स्वयं को ही नष्ट कर लेती है, जिसके कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सेल पहला होता है प्रोकैरियोटिक टाइप का और दूसरा होता है यूकैरियोटिक टाइप का। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो, अगर हम बायोलॉजी में किसी भी वर्ड को पढ़ रहे हैं, कोई भी वर्ड है, अगर उसको हम तोड़कर अध्ययन करते हैं तो उसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान भी हो जाता है। देखते हैं प्रोकैरियोटिक। ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रो और कैरियन। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जिसको हम बोलते हैं आद्य, मतलब प्राचीन, और कैरियन जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो ग्रीक भाषा के दो वर्डों से मिलकर बनी होती है, प्रो प्लस कैरियन। प्रो जिसका अर्थ होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को हिंदी में आदि या प्राचीन बोला जाता है, और दूसरा है कैरियन जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। उसी प्रकार से यूकैरियोटिक, ये भी दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यू प्लस कैरियन। यू जिसका अर्थ होता है गुड और ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, सत्य, हाँ सत्य, और कैरियन जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक की डिफिनेशन क्या हुई? ऐसी कोशिका जिसमें आद्य केंद्रक अर्थात प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसमें ट्रू केंद्रक या सत्य केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस वीडियो में हमने कोशिका के जो प्रकार हैं उसके परिभाषा के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में हम डीपली अध्ययन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे और उसके तुलनात्मक गुणों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।